प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। इसको रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर को समझने के पहले जो पिछली कक्षाओं में आपने प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, ये सब चीज़ें जो पढ़ी थी उनको एक बार चेक कर लेते हैं। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? जो आप गिनती लिखते हो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं और एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्ण संख्याएं वो होगी जो प्राकृत संख्याओं में जीरो अगर आप जोड़ देते हो तो अब जो संख्याएं आती है वो आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। ठीक है, जीरो से लेकर के अनंत तक। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती है? सबसे पहले आपने ऐड किया प्राकृत संख्याएं अनंत तक, इसमें आपने जीरो मिलाया तो ये हो गई पूर्ण संख्या है। इसमें आपने ऋणात्मक अंक मिला दिए तो ये हो गए आपकी पूर्णांक। ठीक है, ये नेचुरल नंबर n, होल नंबर w और इंटीजर z। z का मतलब भी नंबर से होता है, तो ये आपके इंटीजर नंबर है, इसको z से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ और इसके अलावा आपने पढ़ी है परिमेय संख्या है, तब उसको देख लेते हैं। परिमेय संख्या है मतलब रेशनल नंबर। इसमें क्या होता है, जो पूर्णांक आपने देखे थे मतलब नंबर्स, नेगेटिव, जीरो, सब कुछ वही इसमें आते हैं, लेकिन p बटा q के फॉर्म में। ऐसे सभी पूर्णांक जो p बटा q के फॉर्म में आते हैं, लेकिन q कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये दो कंडीशंस होती है। तो एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 2/5, 1/4, 4/1, -2/3, ये सब क्या है? रेशनल नंबर से परिमेय संख्या है। या आप लिख सकते हो 5/0। अब ये देखो नीचे जीरो आया क्योंकि, तो ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। 0/5 लिखोगे ये परिमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन 5/0 नहीं होगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो यहां तक आपने एक बार पढ़ चुके हैं आप 9th क्लास में। और एक और चीज होती है अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती? तो अपरिमेय संख्या में आप देखिए ऐसी संख्याएं जो p बटा q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं है वो सब अपरिमेय है। देखो जैसे √2, √3, पाई, ये सब चीजें परिमेय संख्या में आती है। अब आप ये देखिए 22/7 जो पाई का मान जिसको कहा जाता है वो तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं, क्योंकि 22/7 का एग्जैक्ट मान पाई नहीं होता, या यूं कह सकते हैं पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्या जो ये आपने देखी है, ये संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं, ये जो संख्याएं हैं इनके समूह जो होते हैं ये सब मिलाकर के वास्तविक संख्या कहलाती है। हमारा 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो आप प्राकृत संख्याएं समझ गए, पूर्ण संख्याएं समझ गए, पूर्णांक समझ गए, परिमेय संख्या समझ गए, अपरिमेय समझ गए। परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर के जो संख्याएं हैं सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए, वास्तविक संख्याओं की खोज के लिए जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो अब हमें इन संख्याओं के लिए धनात्मक पूर्णांकों के दो अति महत्वपूर्ण गुणों को समझना है। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के इसको समझने के लिए हम एक प्रमेयिका समझते हैं कि इसकी प्रमेयिका क्या होती है। तो देखो प्रमेयिका जो वर्ड है उसका तो मीनिंग ये हो गया कि जो भी हमने कुछ एक कथन को सिद्ध कर रखा है, अब वो सिद्ध किया हुआ कथन दूसरे कथनों को सिद्ध करने के लिए प्रयोग में आते हैं, ये सब चीजें प्रमेयिका कहलाती है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b
दिए रहने पर एक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R हो और जहां 0 छोटा है या बराबर है R से या R छोटा है B से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय को समझने के लिए हम एक छोटा सा पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर इस इक्वेशन को समझते हैं। जैसे आपके पास में दो नंबर से 21 और 5, अब आपको पता है 21 इज ग्रेटर देन 5, 21 बड़ा है। अब हम क्या करते हैं, इस 21 में 5 का भाग लगाते हैं। कितनी बार जाएगा, 4 बार, 20 बचा 1। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो 21 है, 21 बराबर 5, ये जो हम जिसका हमने भाग दिया था वो, इंटू 4 जो हमारा रिजल्ट आया था वो, प्लस 1। बिल्कुल लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 प्लस 1। अब हम इसको थोड़ा दूसरी तरीके से डिटेल में अगर समझना चाहें तो इसको ऐसे देखते हैं। हमारे पास दो संख्याएं हैं, a और b। a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। जहां हमने 25 को 5 से बड़ा रखा था उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, a b से बड़ा है। अब हम क्या कर रहे हैं, भाग लगा रहे हैं a के अंदर b का। a के अंदर b का भाग लगाने पे दो संख्याएं हमारे पास में आएगी। एक आपका रिजल्ट आया, जैसे आपका भाग गया q बार और आपका शेषफल जो बचा है वो है r। ठीक है, तो जैसा हमने इसको बताया था वैसा का वैसा इसको भी लिख सकते हैं। a मतलब ये जो अपन ने 21 बराबर लिखा था, यहाँ पर a बराबर 5 इंटू 4 लिखा था, मतलब इन दोनों को गुणा किया था, भाजक और भागफल को। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने b और q को गुणा कर दिया, BQ प्लस किसको जोड़ा था, 1 शेषफल को, तो मैंने प्लस r लिख दिया। एक इक्वेशन बन गई, a बराबर BQ प्लस r। अब देखिए ये जो r है, ये जो 1 था आपका, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, है ना, या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा। मतलब आप यूं लिख सकते हो, r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। r हमेशा, ये जो r है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। और इसी तरीके से जिसका भाग लगा रहे हो आप, है ना, ये भी r से बड़ा होगा। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ गई कि जब हम दो धनात्मक पूर्णांकों से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो जब a बराबर BQ प्लस r आता है और r 0 से बड़ा और बराबर होता है तथा b r से बड़ा होता है, तो ये जो प्रमेयिका बनती है ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। तो इससे हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को सॉल्व करने का पूरा डेफिनेशन समझ में आया होगा। दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हो गए, a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है, तो a बराबर BQ प्लस r, और जहां r जो है वो 0 से बड़ा और बराबर है और b r से बड़ा है, तो ये जो प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। अब हम बात करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। तो पहले तो बात करते हैं एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम का सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि कोई भी एक विशेष प्रकार की अगर समस्या हम हल कर रहे हैं, तो उस हल करने के लिए जो प्रक्रिया हम इस्तेमाल करते हैं वो एल्गोरिथम होती है। ठीक है, तो अब यूक्लिड विभाजन की जो एल्गोरिथम है, मतलब कि यूक्लिड विभाजन की एल्गोरिथम, अब जो चरण की बात करें तो किस चरण की बात कर रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक कोई भी अगर ले लिए जाए, तो उनका अगर आप HCF निकाल रहे हो, है ना, जिसको हम मैथ्स वहां पर तक बोलते हैं,
एचसीएफ निकालने के लिए जिन स्टेप्स को आप यूज करते हो वो यूक्लियर विभाजन की एल्गोरिथम कहलाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो स्टेप्स काम में ली जाती है वो यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम कहलाती। तो दो धनात्मक पूर्णांक मान लो हमने ले लिए, जैसे एक सी और एक डी, है ना। अब यहां पर कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, सी इज ग्रेटर देन डी, है ना, सी डी से बड़ा होना चाहिए। अब ये दो धनात्मक पूर्णांक है तो सी के अंदर जो बड़ा है उसमें आप डी का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो सी में डी का आपने भाग लगाया तो दो अद्वितीय, आपको जो दो अद्वितीय आपने डी का भाग सी में लगाया तो ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं आपको मिलेगी। एक तो Q जो आपका भागफल होगा और एक R जो आपका शेषफल होगा, ठीक है। जब ये मिलता है तो आपका जो पहला चरण है वो यही बोलता है कि जब आप दो C और D दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उसके अंदर जब आप भाग लगाएंगे तो जो दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं मिलती है उसमें C बराबर डी क्यू प्लस आर होगा, ठीक है। C बराबर डी क्यू प्लस आर होगा। इसके अलावा एक चीज और है, ये जो आपका R है वो R 0 से बड़ा और बराबर होगा। इसी तरीके से ये जो R है हमेशा D इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो मतलब D बड़ा रहेगा R से, R बड़ा रहेगा 0 से या बराबर होगा। तो ये जो दो आंसर्स आपके आते हैं ये आपकी इसकी एचसीएफ निकालने का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का चरण नंबर 1 है, ठीक है। ये चरण नंबर 1 देखिए, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, इसका प्रयोग जब आप करते हैं तो क्यू और आर ज्ञात करते हैं। क्यू और आर ज्ञात करते हैं कि सी बराबर डी क्यू प्लस आर, जहां आर बड़ा है 0 से और बराबर है और डी बड़ा है आर से। तो ये हमारा चरण नंबर 1 था। तो ये हमने इस चीज को समझ लिया। अब चरण 2 किसको कहते हैं? चरण 2 का मतलब ये है कि अगर ये जो R हमारा आया है, R इज इक्वल टू 0 अगर आ जाता है, R बराबर 0 आ जाता है तो D जो है, D वो हमारा HCF हो जाएगा। ये आपका चरण 2 है। और अगर R बराबर 0 नहीं आता है, R बराबर 0 नहीं आता है तो हमें वापस चरण 1 से इस स्टेप को रिवर्स करनी रहेगी। और जब तक कि शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए तो मतलब कि हमें थर्ड स्टेप में आना होता है। R बराबर अगर 0 आ गया तो हमारे सेकंड स्टेप पे ये चीज खत्म हो गई कि हमारा DHCF हो गया। लेकिन अगर R बराबर 0 नहीं आता है तो हमें इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक कि शेषफल प्राप्त ना हो जाए। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित, मतलब जो भी भाजक प्राप्त होगा लास्ट में, वही जो भाजक जो हमारा था शेषफल 0 आने के बाद में, वही हमारा HCF हो जाएगा। D बराबर HCF हो जाएगा रिपीट करने के बाद। तो ये है आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब अगला हम एग्जाम्पल देखते हैं। 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। तो देखिए ये 4052 दिया हुआ है आपको और यहाँ दिया है 12576। अब इसमें बड़ा कौन सा है? 12576 इज ग्रेटर देन 4052। तो अब हमारे को जो बड़ा है हमने पहले अलग से निकाल लिया, अब हमें यहाँ पर भाग देना है। भाग देंगे, देखो 12576 में 4052 का भाग दिया,
ठीक है। तो 4052 का भाग जैसे आप गुणा करके अलग से देखेंगे तो 3 बार गया, 6, 5, 1, 2, 1। अब इसको घटाइए, 0, 2 और 4, मतलब d बराबर 0 नहीं आया, तो यहां पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 12,576 बराबर 4052 इंटू 2 प्लस 420 है ना, और r इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्या होगा, स्टेप 2 में आएंगे। ये पहली स्टेप आपकी हो गई जो आपने लिखा था ना, पहली स्टेप के अंदर डी सी बराबर डी क्यू प्लस आर, ये हो गया। अब डी अगर 0 होता तो ये अपना एचसीएफ हो जाता, लेकिन डी 0 नहीं हुआ आपका। तो अब हम आर की बात कर रहे हैं। ये जो आर है, अगर आर आपका 0 हो जाता तो हमारा यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता, लेकिन आर 0 नहीं हुआ तो हम इसको वापस रिपीट करेंगे। ठीक है। तो अब इसमें हम वापस भाग लगाएंगे, तो 420 का भाग लगाया जाएगा इसमें 4052 में। ठीक है। 4052 में भाग लगाइए 420 का, तो ये गया आपका 9 बार, 3780। बाकी निकालिए, क्या बचता है, 2, 7, 2। ठीक है। 272 बच रहा है आपका। 272 भी आपका 0 नहीं हुआ, तो वापस यहीं पे इसी तरीके से लिखेंगे 4052 बराबर 420 इंटू 9 प्लस 272, आर इज नॉट इक्वल टू 0। वापस भाग लगाएंगे 420 के अंदर, कितनी बार गया, एक बार। 272 माइनस किया तो बचे 148। तो वापस यहाँ पे लिखिए 420 बराबर 272 इंटू 1 प्लस 148, आर इज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद में इस 148 का भाग वापस 272 के अंदर दीजिए, कितनी बार गया, एक बार गया। 148 माइनस किया, कितना बचा, 124। तो यहाँ पर वापस लिखिए 272 बराबर 148 इंटू 1 प्लस 124, आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस 124 का भाग वापस लगाएंगे 148 के अंदर, एक बार गया, कितने बचे हमारे पास में, 24। ठीक है। अब वापस यहां पर लिखिए 148 बराबर 124 इंटू 1 प्लस 24, आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब इस 24 का भाग वापस लगाएंगे हम किसमें, 124 में, कितनी बार गया, 5 बार गया, 120, बचे कितने, 4। तो अभी भी नहीं हुआ, यहां लिखेंगे हम 124 बराबर 24 इंटू 5 प्लस 4, आर इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ कितने बचे थे हमारे पास, 4। भाग किस में लगाना है, 24 में, कितनी बार गया, 6 बार 24, और हमारा बच गया यहाँ पे 0। तो अब हम आराम से यहाँ पर लिखेंगे 24 बराबर 6 इंटू 4 प्लस 0 बराबर, तो यहाँ पर r इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अभी ये जो 4 हमारा आया है, यही हमारा HCF है।
समझ में आया होगा आपको। बहुत इजी प्रोसेस है इसके अंदर। आपको जब तक जीरो नहीं आता जाए तब तक वापस ये जो आपका रिमाइंडर आया है, इस रिमाइंडर का भाग जो भाजक पहले आपने लिया था उसमें देना है। जब भाजक का भाग लगाते जाएंगे, भागफल आता जाएगा, है ना। भागफल का यहाँ पर सिर्फ गुणा में काम में, यहाँ माइनस किया, ये जो आपका शेषफल आया, इस शेषफल से वापस भाजक से भाग लगाया, फिर वापस लगाया। जब तक जीरो नहीं आ जाता तब तक इस प्रोसेस को करना है। और यहाँ पर स्टेप को सारे चरण को यहाँ पर नोट करते हुए जाना है। अब एचसीएफ हमारा 4 आ गया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 था। तो एग्जाम्पल नंबर 3 बोलता है कि दर्शाइए एक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में हो सकता है। तो देखो हम यहाँ क्या करते हैं, हम लोगों ने माना कि एक विषम पूर्णांक, माना कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पर 4q+1 बोला है तो अपन लिख लेते तथा b बराबर 4 है। अब देखिए यहाँ पर आप भाग दीजिए, 4 का भाग दीजिए a में, क्या आएगा q और रिमाइंडर आपका क्या आएगा r। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, पहले अपन देखते हैं r के मान क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप किसी भी संख्या में, जैसे मान लो आपने 4 में भाग दिया 4 का, तो आपका r क्या आ सकता है 0। 5 में दिया तो r क्या आएगा 1, क्योंकि 4 एकम 4 और बचा 1। 6 में दिया तो 2, 7 में दिया तो 3, 8 में दिया तो वापस 0। मतलब 8 का r का मान आपका केवल 0, 1, 2 और 3 ही आ सकता है, ये ध्यान रखिए, है ना। 4 का भाग अगर किसी भी संख्या में देंगे तो इन तीनों के अलावा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। अब देखिए, तो यूक्लिड प्रमेय से अपन करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। अब a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर 4 और ये q है ना, 4q+r। ठीक है, समझ में आ गया ये r। अब देखिए यहाँ पर जहां r बराबर 0, 1, 2, 3 हो सकता है, तो इसलिए a के संभावित मान क्या क्या हो जाएंगे, a के संभव मान एक तो हो जाएगा, यहाँ पर अपन ने 0 रखा तो 4q, 1 रखा तो 4q+1, 2 रखा 4q+2 और 3 रखा तो 4q+3। अब यहां पर देखिए हमने क्या लिया है, एक क्या माना है, एक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक माना है तो विषम पूर्णांक का मतलब है कि उसका आंसर विषम होना चाहिए। लेकिन 4q, अगर 4 को किसी भी संख्या से गुणा करोगे आप तो वो सम ही आएगा, और 4q+2 सम को किसी भी संख्या में 2 जोड़ोगे तो भी सम ही आएगा। इसलिए हम यहां पर एक से लाइन लिखते हैं, चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 4q या 4q+2 के रूप में, समझ में आ गया ना क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि जब 2 का गुणांक आ जाता है तो वो सम संख्या बन जाती है।
क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हैं। ठीक है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप में होगा। ठीक है, यही सिद्ध करना था अपने को। देखिए अगला क्वेश्चन, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। अब उसको डेयरियां बनानी है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, है ना, काजू और बादाम दोनों की जो बर्फियां हैं समान समान मात्रा में रहे तथा ये डेयरियां परात में न्यूनतम स्थान घेरे, है ना, परात में कम से कम स्थान घेरना है। तो परात में कम से कम स्थान घेरना है, इसका मतलब ये कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए ताकि प्रत्येक डेयरी बड़ी से बड़ी बने और डेयरियों की संख्या कम से कम बने, है ना, डेयरी बड़ी बने और डेयरियों की संख्या कम से कम बने। तो इसका क्या मतलब निकल रहा है, इसका मतलब ये कि हमें इन दोनों का HCF निकालना होगा। ठीक है ना, HCF किस किस का निकालना पड़ेगा हमें, 420 का और 130 का। तो देखो प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या कैसे निकलेगी, HCF ऑफ 420 और 130 का। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 420, 420 इज ग्रेटर देन 130। तो हम क्या करेंगे, 420 में 130 का भाग लगाएंगे। कितनी बार गया, 3 बार, 390, 130 का भाग लगाया 3 बार गया, 390, बचे कितने 30, जीरो नहीं आया, वापस लगा दो भाग 130 में। तो 3 चौक 12, 4 बार गए, 120 बचे 10, जीरो नहीं आया, वापस लगा दो 30 के अंदर, 10 दिया 30। ठीक है, अब यहाँ पर इसको जो हमने किया है उसको सॉल्व भी कीजिए। तो 420 बराबर क्या किया था हमने, 130 इंटू 3 प्लस 30, R इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या किया हमने, 130 में लगाया भाग, 30 इंटू 4 प्लस 10, R इज नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या किया हमने, 30 में भाग लगाया, 10 इंटू 3 प्लस 0, मतलब अब R बराबर 0 आ गया। इसलिए HCF ऑफ 420, 130 इज इक्वल टू 10, बर्फियों की संख्या। तो इसका मतलब हो गया प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या बराबर 10 होगी। आज की वीडियो में इतना ही। आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसको वापस समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।